हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रिज्म से रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया था। आज के क्लास में हम मिरर से रिलेटेड, प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन सबका डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, एक वाटर की सरफेस है, ऐसा बनाना चाहो बना लू। ये वाटर की सरफेस है और इससे 20 मीटर हाइट, इधर 20 मीटर हाइट पर चले जाओ, यहां कहीं पर ये 20 मीटर हाइट है। एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, यहां से नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। यहां पर वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया गया, तो म्यू की वैल्यू 4/3 हो गई। ए फिश इनसाइड द लेक इन द लाइन ऑफ फॉल ऑफ बॉल इज लुकिंग एट द बॉल। ठीक है, at an instant when the ball is 12.8 meter above the water surface। 12.8, तो यहां से यहां पर चली आई हुआ, तो ये है 12.8 मीटर, तो 12.8 मीटर हुआ। तो ये यहां से यहां कितनी डिस्टेंस चली? 7.2 मीटर। ठीक है, तो अगर 7.2 मीटर चलेगी तो जीरो वेलोसिटी से चलेगा, 7.2 मीटर चलना है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी 2gh। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2g की वैल्यू रखना चाहो रख लो, 9.8 रख लेते हैं, h की वैल्यू रख लेते हैं 7.2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी यहां से 2.8। सॉल्व कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 और इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं 7.2 से। 141.12 का स्क्वायर रूट बन जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 141.12 ये आ जाएगा 11.8, अप्रोक्सीमेट 12 मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिख सकते हो। 11.87 मीटर पर सेकेंड, लगभग 12 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड आ गया। अब क्या कह रहे हैं? अबव द वाटर सरफेस द फिश सीज द स्पीड ऑफ बॉल एज। स्पीड ऑफ बॉल वो कैसे देखेगी? तो देखो ये है कि इसमें डेंसर मीडियम में, ये रेयर मीडियम में है, तो डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में देखते हैं तो चीजें हमें दूर दिखाई देती। तो अगर हम यहां पर वेलोसिटी ऑफ ms देखना चाहें ऑफ बॉल, तो क्या लिख सकते हैं? 4/3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बर्ड। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। सॉल्व करो तो 4/3 बन जाएगा और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 11.87। ठीक है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? ठीक है, हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी 4/3, तो इसको लगभग में लिख सकते हैं 4 तो यहां पर अप्रोक्सीमेट 16 मीटर पर सेकेंड वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा इससे। देखो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आओ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है, ये है हमारे पास ट्रेवलिंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, प्लेन मिरर में है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? दोनों को डॉट करवा लो ना, ये हो गया हाफ। ठीक है, और इनटू में हाफ, और इसका डॉट करवाओगे 1 माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा 3, और यहां पर बन जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा। होगा क्या? cos 2 थीटा ही होगा? नहीं, देखो इधर आएगी, इधर चली जाएगी, तो इनके बीच का एंगल ये हमारे पास बनेगा। तो अगर हम इसको थीटा लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो इसे हम लिख देंगे पाई माइनस थीटा। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, तो और डॉट इनका 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना डॉट इनका, तो इनका डॉट होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट नहीं। ठीक है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है क्या ये? एक बार चेक कर लो, यूनिट वेक्टर है, हाँ यूनिट वेक्टर है, तो इनका डॉट क्या आएगा? 1 आ जाएगा, यूनिट वेक्टर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू में बनेगा 1/4 और ये -2 बन जाएगा, और यहां बनेगा cos पाई माइनस थीटा, तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा बन जाएगा। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करवा देते हैं, तो ये 2 बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सही है सब, फिर से चेक कर लो। ठीक है, दोनों को डॉट करवा दिया, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 इज इक्वल टू में दोनों को डॉट करवाएंगे तो डॉट तो ये निकल के आएगा, 1 मिनट वो उल्टा लिख गया है, यहां पर इसको सही से लिखो। डॉट करवाएंगे तो वैल्यू मिलेगी 1/4, 1 माइनस 3, और ये 1 में 1 बनेगा, तो यहां तो सीधे सीधे बन जाएगा माइनस cos थीटा,
और इसमें बन जाएगा -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री निकल के आ जाएगी, यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसके अगला दिया गया ए पॉइंट सोर्स एस इज प्लेस्ड, यहां पर ये है हमारे पास 1/4, ठीक है, ये 1 बन गया, माइनस का बन गया 3, तो ये -2 बनेगा, -2 माइनस कैंसिल होगा, cos पाई माइनस थीटा, तो cos पाई माइनस थीटा ये बन जाएगा। एक मिनट, ये पूरा थीटा आया ना, ये पूरा एंगल थीटा, तो अगर पूरा एंगल थीटा निकल के आया तो इसका आधा एंगल हमें चाहिए होगा, 2 × 2 में थीटा बनेगा ना टोटल। अगर यहां से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो अगर हम इसको θ1 लिख दें तो ये भी θ1, तो θ1 की वैल्यू 30 आएगी, 60 नहीं आएगी, ध्यान से। ठीक है, अगला है, कह रहे हैं कि a point source S is placed at a bottom of a transparent block of 10 mm, ठीक है, refractive index 7 point मतलब 2.72, it is immersed in a lower refractive index of liquid है, कोई फिगर में दिखाया भी गया है। it is found that the light emerges from the block to the liquid surface from a circular spot of diameter 11 point, देखो डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर दिया गया तो r हो जाएगा 11.54 डिवाइडेड बाय में 2, ये हो गई रेडियस, टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, ठीक है। तो इन्होंने कहा था पॉइंट सोर्स एस इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ब्लॉक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया गया 2.72 और बाहर लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज इक्वल टू क्या है, यही बताना है, चलो ठीक है, ये म्यू है। अब अगर हमें इसे निकालना पड़ेगा तो फार्मूला हम लोगों ने देखा था, आर का क्या निकल के आता है, आर इज इक्वल टू लिखते थे एच डिवाइडेड बाई में, यहां लिखते थे म्यू स्क्वायर -1, और म्यू क्या होता था, रिलेटिव होता था, रिलेटिव होता था। कैसे, अगर याद ना आ रहा हो तो सॉल्व भी कर सकते हैं, तो रिलेटिव की वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये बन जाएगी म्यू डी डिवाइडेड बाई में म्यू आर, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर -1, और यहां पर बन जाएगा h, इसका स्क्वायर रूट लगा, ये वैल्यू हो जाएगी r की, r दिया गया है पुट कर देना, h दिया गया है किसके बराबर, 10 mm के बराबर, इसको पुट कर देना, और यहां पर म्यू डी दिया गया है, वो दे रखा है 2.72, और इस म्यू आर की वैल्यू निकालनी, तो म्यू आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगी 1.36, एक ही लाइन के सवाल है, कर सकते हैं। ठीक है, ये किस पर बेस्ड था, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस पढ़ा था हम लोगों ने, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन था। अगला है प्रिज्म का, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर एट एन एंगल ऑफ अल्फा, ठीक है, साइड PQ एट राइट एंगल triangular prism of refractive index n is equal to √2, light undergoes total internal reflection in the prism at the face PR when it has maximum value, ठीक है, 45 डिग्री। ठीक, इधर आओ, देखो इस सरफेस पर स्नेल्स लॉ लिखो तो लिख सकते हैं sin 1 लिखना चाहो लिख लो, 1 sin अल्फा इज इक्वल टू में √2 sin, यहां पर r लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर और कुछ कहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, तो यहां से हमारे पास साइन अल्फा, तो लिख देते हैं जब अल्फा की वैल्यू 45 रखनी हो और n की वैल्यू √2 रख दी जाए, ठीक है, √2 तो है ही, तो यहां पर बन जाएगा 45 1/√2 और इसकी वैल्यू √2 है ही, यहां पर बन जाएगा साइन r, तो r की वैल्यू देखो कितनी निकल के आएगी, 30 डिग्री निकल के आएगी। इन्होंने पूछा क्या एंगल थीटा इज, थीटा एंगल कितना होगा, तो यहां से देखो, यहां पर रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो टूवर्ड्स द नॉर्मल कुछ ये बेंड हो जाएगी, और थोड़ा सा अगर बेंड होगी इस तरफ तो देखो यहां पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, इसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ये थीटा 90 माइनस थीटा बन जाएगा, देखो 90 माइनस थीटा बनेगा ध्यान से, और यहां पर एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री का एंगल बन गया, छोटा सा एंगल जो बनेगा 30 डिग्री बनेगा। यहां पर इन्होंने कहा कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री है, तब इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो इस वैल्यू को हम क्रिटिकल एंगल के बराबर लेकर के चलें, तो यहां से जो एंगल इधर लाइट जाएगी तो यहां पर ई जो बनेगा वो 90 बन जाएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो अब यहां से देखना, अगर ये 45 डिग्री है तो अंदर जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, ये 30 है वो 45 है, तो ऊपर वाला एंगल निकाल सकते हैं ना। उन्होंने क्या पूछा, थीटा पूछा है, तो निकाल लो, ये 90 माइनस थीटा, तो अंदर बन जाएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है, प्लस 30 डिग्री बन जाएगा और प्लस 45 डिग्री बन जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। तो देखो 90 से इसको कैंसिल कराएंगे 90 डिग्री आ जाएगा, और इससे कैंसिल कराएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, और 60 ये बन जाएगा 15 डिग्री। सॉल्व करके यहां से इजीली आंसर निकाल सकते हैं, तो हमारे पास ये 15 डिग्री आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया, वायर इज बेंड इन द शेप ऑफ ट्रायंगुलर
राइट एंगल ट्रायंगल and is placed in front of concave mirror of focal length f as shown in the figure. Which of the figures shown in the four options quantitatively represents the shape of image of bent wire? ठीक है, these figures are not to scale, scale wise नहीं बने, ये फिगर बने हुए हैं, इनको बाद में देखते, पहले यहाँ आओ देखें। सबसे पहले हमें ये बताओ यहां से इसके सामने कितने डिस्टेंस पर इसे रखा गया है, तो इसे रखा गया f/2 पर। तो अगर हम मिरर फार्मूला लगाते हैं तो 1/f इज इक्वल टू में बनेगा 1/v, तो 1/v माइनस 1/u, u कितना है -f/2 बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें तो 1/f फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है ना, तो फोकल लेंथ हम राइट साइड की ऐसा, तो इसे लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं 1/v और यहां बन जाएगा -2/f, 2/f बन जाएगा, होगा ऐसा, हाँ ठीक है। और यहां पर फोकल लेंथ कॉनकेव की तो माइनस में रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू कितना बनेगा, यहां से 1/f बनेगा, तो v इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, f ही बनेगा। बढ़िया। एक बात और, इस फोकस के बारे में अगर बात करें तो इस फोकस की इमेज कहां बनेगी, तो इस फोकस की इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। तो अगर इसका करेक्ट रे डायग्राम देखा जाए तो बना सकते हो, इन ऑप्शन से देखो क्या ऐसा दिखेगा, नहीं, इसमें इन्फिनिटी जैसा कुछ नहीं, तो इन ऑप्शन को सीधे ही यहां से रिमूव कर दो, एलिमिनेट हो गए, ये दो ऑप्शन बचे। अब बात आती है कि वो इन्फिनिटी की तरफ, दूर की तरफ बढ़ेगा या पैरेलल बढ़ेगा, तो दूर की तरफ बढ़ेगा या पैरेलल बढ़ेगा, इसके लिए रे डायग्राम बना लो। यहां रे डायग्राम बनाते हैं, इसको हटा के रे डायग्राम कैसे बना सकते हैं, यहां से लाइट रे यहां जाएगी, ठीक है, f/2 से, और इससे टकराने के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी लाइट रे यहां से चलेगी, यहां आएगी, ठीक है, और ये इधर से पास करेगी, ये इधर से पास करेगी। तो यहां से एक बात देख सकते हैं, अगर इनको हम पीछे बढ़ाएं, इसको बढ़ाएंगे तो पीछे ऐसे बढ़ेगी, इसको बढ़ाएंगे पीछे ऐसे बढ़ेगी, तो ये जो इमेज बनेगी ना, ये इन्फिनिटी पर बनने वाली, ये ऊपर की तरफ नहीं भाग रही है, इधर सीधे बढ़ेगी प्रिंसिपल एक्सेस की तरफ। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन कैंसिल होकर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला वो देखो, ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा, क्या कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ थिकनेस d, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nz, बहुत अच्छा है, एंड दैट इंक्रीजेस विद z के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है। हियर z इज द वर्टिकल डिस्टेंस इनसाइड द स्लैब, स्लैब के अंदर वर्टिकल डिस्टेंस है, मेजर्ड फ्रॉम द टॉप, द स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन टू मीडिया विद यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2, n2 की वैल्यू इन्होंने कहा है बड़ी है n1 से। As shown in the figure, a ray of light is incident with angle theta i. Theta i पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है from medium 1 and emerges in medium 2 with refractive index refraction angle theta f with the lateral displacement L. यहां से यहां का lateral displacement L है। Which of the following statement, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, वो देखते हैं। पहला है L is dependent of N2, L जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ N2 होगा, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये जो वैल्यू निकल के आती है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये ऐसा बोलना चाहते हैं। याद होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट में जब हम बात करते थे तो यहां पर अगर इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल भी मान सकते थे, तो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, उसमें देखा था कि हम इनिशियल और फाइनल स्टेज पर जाकर के स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं अगर बीच में टीआईआर नहीं हो रहा है तो यहां पर टीआईआर जैसा कुछ डिस्कस नहीं किया गया, तो हम लिख देते हैं यहां पर इफ देयर इज नो टीआईआर, नो टीआईआर, अगर टीआईआर यहां पर नहीं हो रहा है तो हम यहां पर सीधे लिख सकते हैं क्या, n1 sin थीटा i इज इक्वल टू में n2 sin थीटा f लिखा जा सकता है, बोलो ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसमें से देखो एक ऑप्शन तो मैच हो गया, ये ठीक है। दूसरा है कि ये देखो वो मैच हुआ तो ये वाला कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अब ये दो बचे, L इज इंडिपेंडेंट ऑफ N2 और यहां पर L इज डिपेंडेंट L पर डिपेंड नहीं करता, क्या, N2, L जो है इंडिपेंडेंट है N2 से, लेकिन कह रहे हैं कि L जो है वो डिपेंड करता है NZ के ऊपर। अब इसका मतलब क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट में इन्होंने L इसे दे रखा है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका स्लैब का लिया जाएगा, स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है, वो N2 पर डिपेंड नहीं करेगा, N2 पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब इन पर डिपेंड नहीं करता है, ये स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, तो L डिपेंड करता है किस पर, N ऑफ Z पर, N ऑफ Z पर डिपेंड करता है, तो L N ऑफ Z पर डिपेंड करता है, N2 पर डिपेंड नहीं करता, और यहां पर
ठीक है। L इज इंडिपेंडेंट ऑफ NZ, L इज इंडिपेंडेंट ऑफ N2, ठीक है। हाँ, L N2 से इंडिपेंडेंट है और L डिपेंड किस पर करता है, तो NZ के ऊपर डिपेंड करता है। सारे ऑप्शन हो गए, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये JEE 2017 का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, पढ़ो एक एक करके, उसके बाद इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। फॉर एन आइसोसेलेस प्रिज्म, आइसोसेलेस प्रिज्म का मतलब दोनों एंगल सेम सेम है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू म्यू है। इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इस बार दे रखा है, हमें यूज करेंगे हम इसे, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, ठीक है। एट मिनिमम डिविएशन द इंसिडेंट एंगल, वो तो छोड़ो, मिनिमम डिविएशन पर जो R लिखा जाता है, R यहां पर R1 R2 जैसे लिखे गए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। R1 और R2 जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, a/2 के बराबर होंगे। और इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन जो I लिखा जाता है उसको क्या लिखते हैं, उसे लिखा जाता है del m प्लस a डिवाइडेड बाई में 2, लिखते हैं ना, बिल्कुल। तो del m की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी, a दे रखी, तो a प्लस a डिवाइडेड बाई में 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a बन जाएगा हमारे पास वैल्यू, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो R1 होगा तो R1 की वैल्यू किसके बराबर है, a/2 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से अगर a की वैल्यू निकालोगे तो बनेगी 2R1, और यहां पर अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो i इज इक्वल टू बन जाएगा 2R1, तो R1 इज इक्वल टू बनेगा i डिवाइडेड बाई में 2, ठीक है। क्या ऐसा बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, तो सही हो गया। फॉर दिस प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म a इज रिलेटेड एज दिस। आओ देख लेते हैं, अगर हम यहां से सॉल्व कर दें इसे तो क्या लिख सकते हैं, कह रहे हैं एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड हैं, तो पहली सरफेस चूज कर लेते हैं, इस पर लगा देते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो यहां लिखेंगे 1 sin i इज इक्वल टू में, यहां लिखेंगे म्यू, यहां पर लिखा जाएगा sin r को लिख सकते हैं a/2, ठीक है। और i की वैल्यू ऑलरेडी निकल के आई है हमारे पास, a के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं sin a इज इक्वल टू में म्यू, या इसको ऐसे लिख दो, साइन को, एक मिनट, साइन आई को लिख देंगे साइन ए, और साइन ए को लिखा जा सकता है 2 sin a/2 और cos a/2, सही है। और यहां पर बन जाएगा sin a/2, और म्यू लिखा था तो म्यू को लिख दो, उसे हटाओ नहीं, ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास वैल्यू किसकी चाहिए, a की चाहिए, देखो यहां से निकल रही है वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं μ/2 लिख दो, तो यहां से cos a/2 की वैल्यू आ गई μ/2, तो यहां से a/2 इज इक्वल टू लिखा जाएगा cos इनवर्स ऑफ म्यू डिवाइडेड बाई में 2। अगेन यहां से देखो a की वैल्यू निकल के आ रही है a/2, मतलब 1/2 cos इनवर्स μ/2, ठीक, ये भी सही हो गया। ऐसा है, नहीं आई, देखो यहां से a इज इक्वल टू 2 बनेगा, इन्होंने हाफ लिख रखा है, गलत हो गया। अगला क्या है, फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 की वैल्यू a के बराबर, वैसे हो गई है यहां पर I1 की वैल्यू a के बराबर है। द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के बेस के पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। देखो कैसे, यहां पर अगर हमारे पास ये प्रिज्म बना हुआ है, यहां पर कितना एंगल बना के आ रही है, तो एंगल यहां पर a है, यहां का एंगल a/2 है, और यहां का एंगल भी a/2, फाइनली इधर चली गई, तो a/2 ऐसा बन रहा है। अब यहां से देखना, अगर ये a/2 है तो इसको लिख सकते हैं 90 - a/2, और यहां पर हो जाएगा a बनेगा। तो ये वाले ऊपर के दोनों एंगल बराबर, तो ये दोनों एंगल बराबर आएंगे, क्योंकि ये a है तो इसको हम दोनों के दोनों एंगल बराबर, इन्होंने कहा आइसोसेलेस है, तो अगर ये a है तो ये a/2, तो ये a/2, मतलब क्या है, पैरेलल होगी बेस के। फॉर दिस प्रिज्म, इस प्रिज्म के लिए, द इमर्जेंस at second surface will be tangential to the surface when the angle of incidence at the first surface is, ये इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखा है, तो इधर आओ इसके बारे में बात करते हैं। बना दो फिगर, अब बनाना पड़ेगा, यहां बना लेते हैं। यहां से लाइट चलती है, यहां पर गिरती है, यहां से जाती है, ठीक है, और टेंजेंशियली इधर चली जाती है, ऐसा बोला है इन्होंने, हाँ, टेंजेंशियल टू द सरफेस, बढ़िया है, तो सब सही है। इसमें यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं तो कर लो तुम भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात। I यहां पर R1, यहां पर R2, और यहां पर 90 डिग्री है।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। शुरू हो जाओ। सबसे पहले यहां लिखोगे 1 sin i इज इक्वल टू में म्यू साइन R1 बनेगा। बढ़िया है। तो यहां से हम i की वैल्यू लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन R1। बढ़िया। अगर बात करें कि साइन R1 तो हम लिख लेंगे यहां से, इन्होंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इतनी है। R1 प्लस R2 यहां से देखो कितना होगा, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो अगर हम दूसरी सरफेस पर चलें तो यहां लिख सकते हैं म्यू साइन R2 इज इक्वल टू में 1 साइन 90। तो साइन 90 हो गया हमारे पास 1। तो यहां से R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन R2 बोल लो, साइन R2 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू आ जाएगा। इंप्लाइज दैट R2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई में म्यू बन जाएगा। चलो ठीक है। तो ये R2 की वैल्यू आ गई, और R2 की वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दें तो R1 इज इक्वल टू मिलेगा A माइनस साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई में म्यू मिल जाएगा। ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो ये मिल जाएगा I इज इक्वल टू में साइन इनवर्स, यहां पर बनेगा म्यू साइन R1 कितना निकल के आया है, A माइनस साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, 1 बाई म्यू। ये इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन बना। इनको कैसा चाहिए, तो इनको चाहिए कि साइन इनवर्स साइन ए के टर्म में बदल दो। तो उसको हमें ओपन करना पड़ेगा। करो। तो I इज इक्वल टू में साइन इनवर्स करेंगे, आएगा वही म्यू, इसको लिख सकते हैं साइन ए। ठीक है। और यहां पर लिख सकते हैं कॉज ए। तो कॉज ए को लिखा जा सकता है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। फिर माइनस साइन आएगा तो म्यू आएगा, लिख दो। उसके बाद में क्या लिखेंगे, कॉज ए आ जाएगा। तो कॉज ए को दोबारा से लिख देते हैं रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां पर बन जाएगा, सही लिखा है, एक बार फिर से साइन ए लिख दिया, और ये बन जाएगा कॉज। तो इसे लिखेंगे यहां से कॉज ऑफ साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। ठीक है। माइनस लगा लो, म्यू बन जाएगा, और ये दोबारा बनेगा कॉज ए को लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां पर बन जाएगा साइन ए। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई म्यू बन जाएगा, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यू को सॉल्व करना है तो यहां से उठा के पुट कर देना जो आई है। और यहां पर म्यू तो था नहीं, देखो इन्होंने जो आंसर दिया उसमें म्यू नहीं है। तो एक काम करो, यहां से जो म्यू निकाला है ना अभी, ये देखो यहां से वैल्यू जो म्यू की निकलेगी, ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दो और सॉल्व कर दो, तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट निकल के आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं। आगे आओ, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाइड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, N2। ठीक है। is placed in air as shown in the figure. A ray of light is incident from N1 to N2 at an angle theta, where theta is slightly, sin theta is slightly greater than 1 by N1. बढ़िया। Take refractive index of air 1 ले लो। Which of the following statement या statements is are correct? कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं? पहला, light ray enters air if N1 is N2। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। उधर तो यहां लिख सकते हैं N1 साइन थीटा ग्रेटर देन 1 बनेगा। ठीक है। F पहला ऑप्शन चेक करते हैं, N1 इज इक्वल टू में N2। तो N1 की वैल्यू अगर N2 के बराबर हो जाए, और इस वाली सरफेस पर अगर हम चलें और वहां पर देखें कि लाइट रे जो है वो एंटर करेगी एयर में या नहीं करेगी, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी 1 दिया है। तो इस सरफेस पर मान लेते हैं कौन ज्यादा कौन सा कम है, ऐसा तो कुछ बताया नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा इधर जा रहे हैं, सीधे लाइट जाएगी। अगर दोनों के वैल्यू सेम आएगी, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा फिर तो। और यहां से दिख रहा है कि जो साइन थीटा की वैल्यू 1 बाय N1 से ज्यादा है, तो अगर ये N1 है तो ये वाला भी N1 हो जाएगा पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और अगर ये N1 होगा तो यहां पर अगर हम साइन C लिखें तो वो लिखा जा सकता है 1 बाय N1। और 1 बाय N1 लिखेंगे तो यहां से देखो ये साइन थीटा सी की वैल्यू 1 बाय N1 से ज्यादा है, तो यहां से ऐसा नहीं कह सकते, साइन थीटा जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा साइन सी से, तो थीटा की वैल्यू सी से बड़ी हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू सी से बड़ी होने का मतलब समझते हैं ना, लाइट दूसरे मीडियम में यहां पर एयर में नहीं जाएगी, TIR हो जाएगा। TIR होगा मतलब ये गड़बड़ हुआ।
द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1, N1 में वापस आ जाएगी अगर N2 छोटा हो जाए। N2 अगर छोटा हो जाए किससे? N1 से। तो N2 की वैल्यू छोटी हो जाए, N1 की वैल्यू बड़ी हो जाए, तो ये ज्यादा ये कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या कह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट होकर के पहले मीडियम में आ सकती है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हाँ बिल्कुल पहले मीडियम में आ सकती है, क्योंकि ये डेंसर हो जाएगा, ये रेयर हो जाएगा, और डेंसर से रेयर मीडियम में जाएंगे तो TIR हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। ये रिलेशन ध्यान रखेंगे अगले के लिए भी। अगला है द लाइट इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक, एक मिनट, द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। N1 में वापस आ जाएगी जब N2 की वैल्यू बड़ी हो जाए। N2 की वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है, इस केस में देखो N2 बड़ा हो जाए। N2 बड़ा होने का मतलब यह है कि यहां पर तो एयर है और 1 से बड़ी हो जाए, तो N2 की वैल्यू 1 से बड़ी होने का सीधा मतलब यहां से निकाल लेते हैं। इन्होंने कहा साइन थीटा की जो वैल्यू स्लाइटली 1/N1 से ज्यादा है, यही तो कहा है, हाँ स्लाइटली 1/N1 से ज्यादा है। तो यहां से अब इसका हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं N2 N1 से ज्यादा हो जाए। N2 N1 से ज्यादा हो जाए, ये कहा नहीं, N2 बड़ा हो गया, तो N2 बड़ा हो गया, बाहर हमारे पास एयर है। तो इस सरफेस की बात करें, इस वाली सरफेस की पॉइंट की बात करें, तो यहां पर है डेंसर, यहां पर रेयर मीडियम है, इस पॉइंट पर क्या TIR हो सकता है? तो इस लॉजिक के हिसाब से हाँ TIR हो सकता है। इन दोनों में देखो रिलेशन क्या है, ये ज्यादा ये कम है, तो ये रेयर मीडियम हुआ, ये डेंसर मीडियम हुआ, तो यहां से लाइट रे चल करके यहां तक तो पहुंच सकती है ना, उसमें TIR नहीं होगा। TIR की कंडीशन ही थी लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, यहां पर रेयर से डेंसर में जाएगी थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर देखो डेंसर से रेयर में जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है N1 से, तो N1 से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू निकल के आएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की, वो स्लाइटली ग्रेटर देन हो जाएगी थीटा सी के। और अगर ऐसा होगा तो उस केस में वहां पर TIR होगा, और इस पर TIR होगा तो वापस से लाइट यहां से यहां आएगी और इस N1 में दोबारा से एंटर कर सकती है। ठीक है, हो सकता है। द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। कह रहे हैं कि N1 में आएगी जब वो N2 की वैल्यू 1 हो जाए। अभी देखो क्या बताया, इसकी वैल्यू N2 है, यहां 1 है, तो TIR हुआ, वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन दी गई ना पहले से, तो अगर TIR यहां पर हो रहा तो इन्होंने कहा N2 की वैल्यू भी 1 हो जाए, मतलब यहां पर भी एयर भर दी जाए। तो पहले अगर यहां पर N1 है, यहां पर एयर है, तो एयर और N1 के बीच में दोबारा से TIR हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो उस केस में ये भी हमारे पास सही ऑप्शन निकल के आएंगे। मतलब ये जो हमारे पास रिलेशन दिया गया ये काम का था, और इसी से समझा सकते हैं कि ऐसा क्या होगा। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। पहले ऑप्शन सही होने का मतलब लाइट सीधे जाएगी, तो उस केस में हम साइन थीटा सी की वैल्यू लिखेंगे या साइन सी की वैल्यू लिखेंगे 1/N1। उन्होंने बड़ी दे रखी, तो उस केस में थीटा की वैल्यू सी के बराबर आएगी, यहां से TIR होगा, लाइट इधर दोबारा से चली जाएगी। ठीक है, बाकी ऑप्शन को रख करके चेक कर सकते हैं। यहां पर ये हो ही गया। आगे आओ, आगे कह रहे हैं फॉर अ प्रिज्म एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री दे रखी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड N1 दिया गया, उधर N2 दिया गया। एज शोन इन द फिगर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज चूजन सच दैट द इंसिडेंट रेज विल हैव मिनिमम डेविएशन। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। यहां से इधर जाएगी, इधर से मान लेते हैं कुछ इधर जाएगी, और फिर इसके बाद इधर जाएगी, तो इसे हम E लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 60, तो ये 30 बन जाएगा, ये वाला भी 30 बन जाएगा। मिनिमम डेविएशन में ज्योमेट्री तो लागू होगी ना, ठीक है। अब आगे N1 की वैल्यू 1.5 है, N2 की वैल्यू ये है, सही है ना, हाँ ठीक है। फॉर अनइक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ठीक है, N1 N, N2 N प्लस डेल N, द एंगल ऑफ इमरजेंस I, ठीक है। कुछ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इस सरफेस से स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है, ठीक, चलो। और इधर बाहर के बारे में तो कुछ कहा नहीं है, ठीक है, चलो। 1 साइन I इज इक्वल टू में N1 साइन 30 डिग्री बन जाएगा, तो यहां से बनेगा साइन I इज इक्वल टू में N1 डिवाइडेड बाई में 2 बन जाएगा। दूसरी सरफेस पर चलो, तो दूसरी सरफेस पर चलेंगे तो क्या करेंगे, साइन 30, तो N2 साइन 30 इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं,
यहां से लिख सकते हैं 1 sin e, लिख पाएंगे ना। तो अगर इस केस में ऐसा लिखेंगे तो ये बन जाएगा n2 डिवाइडेड बाई में 2 इज इक्वल टू में sin e। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। देखो ये sin i की वैल्यू निकल के आई n1 बाई 2 और sin e की वैल्यू निकल के आई n2 डिवाइडेड बाई में 2। अब इन्होंने कहा n1 n2 की वैल्यू दोनों बराबर हो जाए, तो n1 n2 की बराबर वैल्यू हो जाएंगी, तो उस केस में उन्होंने पहले से दे रखा कि मिनिमम डेविएशन निकल के आएगा। इसको इधर आओ नए पेज पर सॉल्व करते हैं। अब यहां पर दूसरी सरफेस पर जो दोबारा स्नेल्स लॉ लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं। देखो यहां से n1 की वैल्यू देखो दे रखी है 1.5 मतलब 3/2, तो ये 3/4 ये आएगा और ये 3/4 ये आ जाएगा। ठीक है, यहां से cos e की वैल्यू चाहिए होगी तो निकाल लेंगे। पहले आओ सेकंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ दोबारा लगाते हैं। तो सेकंड सरफेस पर दोबारा अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो बोलोगे n2। ठीक है, यहां पर बन जाएगा sin 30 डिग्री इज इक्वल टू में राइट साइड में क्या लिखेंगे तो यहां लिखा जाएगा 1 और ये साइन यहां पर e लिख सकते हैं। इन्होंने कुछ वैल्यू दे रखी, देखो e की वैल्यू दे रखी i प्लस डेल्टा ई। ठीक है, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर डालो। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर n2 है और इन्होंने कुछ दे रखा n2 को, तो डिफरेंशिएट करो तो ये बन जाएगा डेल्टा n, यहां पर साइन 30 डिग्री और इज इक्वल टू में यहां पर साइन e लिख सकते हैं, इनटू में डेल्टा ई लिख सकते हैं। ठीक है, साइन e को cos e लिख सकते हैं ना, डिफरेंशिएशन होगा तो cos e इनटू में डेल्टा ई लिख सकते हैं। अब वैल्यू रख देते हैं आओ। तो यहां पर n2 का डिफरेंशिएशन हो गया डेल्टा n, तो डेल्टा n क्या दिया गया है n2 इज इक्वल टू n प्लस डेल्टा n इधर दिया गया है। देखो तो ये डेल्टा n यहां से निकल के क्या आ जाएगा, ये तो है आधा, तो इसको हम भेज देते हैं इधर, ये बन जाएगा 2 इंटू में cos e की वैल्यू क्या बनेगी, तो साइन की वैल्यू निकल के आ गई है, साइन e की वैल्यू 3/4 तो 16 माइनस 9 7 रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा √7/3। तो इसको हम लिख सकते हैं √7 डिवाइडेड बाई में 3 इंटू में डेल्टा ई। ठीक है, ये वैल्यू देखो ज्यादा निकल के आ रही, तो डेल्टा एन ज्यादा हो गया डेल्टा ई से। क्या है कुछ ऐसा ऑप्शन जैसा, इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ डेल्टा इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एन, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन। ठीक है, रेडियन की बात कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एन, बट यहां पर डेल्टा ई की वैल्यू डेल्टा एन से वैल्यू ज्यादा निकल के आई है। इन्होंने पहले में बोला है डेल्टा ई ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एन, नहीं ये उल्टा निकल के आ गया है, डेल्टा एन ग्रेटर देन डेल्टा ई हो गया। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल है तो ये पहला तो गलत हो गया, दूसरा प्रोपोर्शनल कह रहे हैं, हाँ प्रोपोर्शनल तो है। डेल्टा इज लाइज बिटवीन दिस एंड दिस इफ डेल्टा एन इज दिस, तो डेल्टा एन की वैल्यू यहां पर पुट करके देखो, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखेंगे डेल्टा एन इंटू में 3, बढ़िया है, और डिवाइडेड बाई में 7, यहां पर √7 गलत लिख गया, 2√7 हो जाएगा यहां से, और इसे लिख सकते हैं डेल्टा एन। रखो सही लिखा तो है। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं, डेल्टा एन की वैल्यू है 2.8 और -3, 2.8 इंटू -3 बनेगा 10 टू द पावर में, यहाँ 3 आएगा, ये 2 आएगा और ये √7 आएगा, ये 2.11 के करीब बन जाएगा मिली रेडियन में बनेगा। अब इन्होंने कहा है कौन से किसके बीच में होगा, तो देखो इन्होंने कहा डेल्टा एन की वैल्यू इतनी रखो, दोनों ऑप्शन में है रख दिया, लेकिन ये वैल्यू निकल के आई 2.11, इसका मतलब इस वाले के बीच में होगी, इस वाले के बीच में लाई नहीं करेगी। हो गया क्वेश्चन। अगला आओ देखो, अगला दिया गया है लाइट गाइडेंस इन एन ऑप्टिकल फाइबर कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसिडरिंग अ स्ट्रक्चर कंपैरिजिंग, ठीक है, ऑफ थिन सॉलिड गैस सिलेंडर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 सराउंडेड बाय द मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ऑल रेज with the angle of incidence I less than particular value of Im are confined in the medium of refractive index n1 है। The numerical aperture of the structure is defined as sin Im से इसके numerical aperture को हम define करते हैं। तो चलो सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल अपर्चर लिखते हैं। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या बनेगा, इन्होंने कहा है डिफाइन किया है साइन Im से, इसकी वैल्यू उन्होंने किसके बराबर रख रखी है, Im के। यहां पर ये लाइट इधर ही आए तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट सी होनी चाहिए लगभग में,
तो अगर c होगा ये 90 होगा तो इसको हम 90 माइनस c लिख सकते हैं। इस पर लगा दो स्नेल्स लॉ, क्या बनेगा स्नेल्स लॉ में? तो यहां पर लिख सकते हैं 1 साइन आई एम इज इक्वल टू में, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, यहां पर बन जाएगा साइन 90 माइनस सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो यहां से साइन आई एम को उन्होंने न्यूमेरिकल अपर्चर लिख रखा है जिसको हम NA लिख देंगे। तो ये इज इक्वल टू बन जाएगा n2, ये बनेगा cos c, cos c को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, साइन स्क्वायर सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो हम जानते हैं साइन सी जो लिखा जाता है क्रिटिकल एंगल वो लिखा जाता है म्यू आर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में म्यू डी, तो 2 लिख देंगे। सॉल्व कर दो इसी को, तो साइन आई एम जो बनेगा हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर वो लिखा जाएगा n2 स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस, इसका स्क्वायर करवाओगे तो म्यू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में म्यू 2 स्क्वायर बन जाएगा। और यहां से इसको सॉल्व करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो n2 से n2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 1 स्क्वायर। ये हमारे पास न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू निकल आई है। अब हम यहाँ अलग अलग केस में इसकी वैल्यू रखेंगे। यहां पर हमारे पास ये निकल के आया है n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। अब यहां से देख के यहां पर आओ, ऑप्शंस लिखे गए हैं, एक एक करके वैल्यू दी गई है। पहले कहा है फॉर टू स्ट्रक्चर नेमली S1 एंड S2, n1 n2 दिया गया है, S1 में दिया गया है। तो अगर हम पहले S1 की बात करें तो इसके लिए Na जो लिखा जाएगा उसे क्या लिखेंगे? इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये 45/4, एक मिनट चेक करते हैं, 45/4 ये 11.25 आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास ज्यादा लिखी गई है। यहां पर एक मिनट आओ, यहां पर ये वैल्यू उल्टा लिखी गई है, यहां पर n1 है, यहां पर n2 है। यहां पर ऐसे रखना n1 जो है वो n2 है, n2 जो है वो n1 है। तो इसमें अगर हम देखें ज्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो ये है, तो इसका स्क्वायर करोगे रूट के अंदर तो बन जाएगा 45/4 माइनस ये बन जाएगा 9/4 इज इक्वल टू में 5 यहां कम करो और तो 40 हो जाएगा, और उसमें और कम करना है 4, तो बन जाएगा 36/4, ये बन जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, फिर दोबारा कह रहे हैं S2 के लिए बात करो, तो S2 के लिए यही बात करते हैं। तो यहां पर बन जाएगा 64 डिवाइडेड बाय में 25 माइनस यहां बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाय में 25 और इसका स्क्वायर रूट बनेगा। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? ये बन जाएगा यहां पर 5, यहां बना 5 ना, तो 5 4 1 बनेगा, चेक कर लो एक बार, 64 है ना, तो यहां पर 5 बना और ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय में 25 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो लिख सकते हैं 3, इसका ये हमारे पास वैल्यू मिलेगी। ठीक है, टेकिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू बी दिस दैट ऑफ एयर टू बी 1, करेक्ट ऑप्शन। वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर कहां पर है? confined in the medium of refractive index n1, numerical aperture is defined as, तो यहां पर ये दिया गया है। तो अब यहां से ऑप्शन पढ़ो। पहला कह रहे हैं Na of S1 immersed in water is same as that of N2। तो अगर यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा सराउंडिंग का ना, तो सराउंडिंग का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे तो यहां पर NS आएगा, और NS आएगा तो यहां पर बन जाएगा ये 3। ठीक है, सही रहेगा। और इसको अगर कैंसिल नहीं करवाओगे तो ऐसा बनेगा यहां पर n2 स्क्वायर रूट ओवर n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n0 बनेगा। एक्चुअल वैल्यू पूरी ये बनेगी। देखो यहां पर हम लोगों ने क्या लिया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया था सराउंडिंग का। अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ns या फिर n0 ले लिया जाए तो ये वैल्यू बदलेगी, इन्होंने इसी के हिसाब से कहा है। तो अगर हम इसमें वैल्यू रखते चले जाएं तो यहां से हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा n2, तो n2 हमारे पास 45/4 निकल के आएगा। ठीक है, ये है। और n1 हमारे पास ये अभी बताया, ये उल्टा लिखे गए थे, और S1 के लिए ये वैल्यू लिखी गई है। इनको सॉल्व कर दें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4 n0, और यहां पर ये जो वैल्यू बनेगी इसको लिखेंगे रूट 15 डिवाइडेड बाय में 5 in0, ये आ जाएगा। अब देखो n1 ऑफ S1
ठीक है। immersed in water is same as that of H2 immersed in liquid of refractive index this। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो दूसरा है, वाटर में इसे डिसॉल्व किया मतलब इमर्ज कराया जाए तो लिखेंगे 3/4 और n नॉट की वैल्यू ये 4/3 बन जाएगी, 4/3 बन जाएगी। और दूसरे में अगर इसे हम डिप करवाएंगे तो √15 डिवाइडेड बाई में 5 n नॉट की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं 16, ठीक है, डिवाइडेड बाई में 3 √15 बन जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लो, 15/5 n नॉट बना, सही है, और ये 16 बन जाएगा और डिवाइडेड बाई में 3 बनेगा, हाँ ये भी ठीक है आ रहा है। तो कह रहे हैं कि सेम एज दैट ऑफ H2 इमर्ज इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस, उल्टा लिख गया है क्या, √15 सही है और डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 5n नॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं √15 डिवाइडेड बाय में 5 n नॉट की वैल्यू हमारे पास 16 और यहां पर बनेगा 3 रूट के अंदर 15। क्या ये वैल्यू सही बनेगी, देखो 15 इंटू में 3 बन जाएगा और 16 इंटू में 5 55 डिवाइडेड बाई में 80 जैसा कुछ बन रहा है। देखो दोनों जगह से फ्रैक्शन सेम बन रही है, यहां पर 9/16 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 16 लिखा गया था सही तो था, इसी को यहीं लिख दो ना, ये सीधे सीधे यहां से बन जाएगा, ये बनेगा 3 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई में 5 इंटू में बन जाएगा 16, 5 3 बन जाएगा, 3 3 9/16, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा कह रहे हैं N1 ऑफ इमर्जन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 16/5, ये तो गलत होगा, 3 नहीं है, कौन काटेगा 3 को। और Na ऑफ S1 प्लेस्ड इन एयर, Na ऑफ S1 प्लेस्ड इन एयर, एयर में रखा जाए तो एयर में रखोगे तो 3/4 बनेगा, n नॉट हो गया 1। दैट ऑफ S2 इमर्ज इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/15, तो ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाई में 5 n नॉट की वैल्यू 4 और ये बन जाएगा 15 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5/5 इंटू में 4, तो ये बन गया 1/4, नहीं है ऐसा हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/15 है, हाँ तो 5√15 डिवाइडेड बाई में 5 n नॉट की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 15 निकल के आई है, एक मिनट, तो ये हमारे पास बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाई में 5 इंटू में 4 बन जाएगा, 5 3 देखो 3/4 बन जाएगा, 5 3 15 बन जाएगा, ये भी सही। Na ऑफ S1 प्लेस्ड इन एयर एज सेम दैट ऑफ S2 प्लेस्ड इन वाटर, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/4 n नॉट, तो 1 हो गया और यहां पर बन जाएगा √15 डिवाइडेड बाई में 5 n नॉट क्या है वाटर, तो 4 बन जाएगा 3, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये भी कैंसिल हो गया। अगला आओ देख लेते हैं, यहां पर दिया गया अगला, कह रहे हैं 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया बट डिफरेंट न्यूमेरिकल अपर्चर्स Na एंड Na2, ठीक है, Na2 और Na1, इन्होंने कहा ये वैल्यू बड़ी है छोटी, आर ज्वाइंड लॉन्गिट्यूडनली, द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द कंबाइंड स्ट्रक्चर इज। एक बात यहां से देख के बताना, इन्होंने क्या कहा है, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर इज, न्यूमेरिकल अपर्चर डिपेंड किस पर करता है, देखो न्यूमेरिकल अपर्चर डिपेंड किस पर करता है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर हम लोगों ने साइन IM लिख रखा है, IM वो किन चीजों पर डिपेंड करेगा, Na N2 पर, Na1 है, बट डिफरेंट न्यूमेरिकल अपर्चर्स Na1, ठीक है, आर ज्वाइंट न्यूमेरिकली, ठीक है, अपर्चर द कंबाइंड स्ट्रक्चर इज। तो यहां से देखो इस वाले फिगर से आके यहां पर देखो डिफाइन किया गया था, IM के रिस्पेक्ट में साइन IM को न्यूमेरिकल अपर्चर बोला था हम लोगों ने, और इन्होंने इस बार देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कहा है कि जो Na2 है, यहां से देखो Na2 है Na1 से ज्यादा, तो इसमें कह नहीं सकते IM पहले केस का जो होगा वो बड़ा होगा, IM किसके लिए, दूसरे केस के लिए बड़ा होगा, हाँ ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है डिफरेंट न्यूमेरिकल अपर्चर है, ठीक है, एंड Na2 ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया गया, आर ज्वाइंट लॉन्गिट्यूडनली, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। यहां से देखो न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ कॉम्बिनेशन जब भी हम निकालेंगे तो यहां से देखो साइन IM के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया और इसके रेस्पेक्ट में अगर डिफाइन किया है
तो यहां से और यहां के बीच में बात करो तो यहां पर एक तो Na1 है और एक Na2 है, ठीक है। तो Na1 और Na2 की वैल्यू हमारे पास पहले से पता है, आओ यहां लिख लेते हैं। तो Na1 हमारे पास दिया गया है 3/4n0 और यहां पर Na2 दे रखा है रूट के अंदर 15 डिवाइडेड बाई में 5n0, ठीक है। n0 तो दोनों जगह सेम है, यहां पर 3/4 की वैल्यू बनेगी 0.77, ठीक है। और ये √5 ये 15 कितना बनेगा तो 3.899 के समथिंग बनेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ये बन जाएगा √15 3.87 के करीब बनेगा। और 3.87 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 5 से तो 0.77 आएगा। मतलब ये वैल्यू 0.77 आ रही है, ये वैल्यू भी 0.77 आ रही है अगर दोनों जगह n0 की वैल्यू सेम रखी जाती है तो, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होगा जब सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिफरेंट अपर्चर का ऐड कर दिया जाए इसके अंदर स्ट्रक्चर। यहां से देखो ये Na2 की वैल्यू इतनी है, Na1 की वैल्यू इतनी है। अगर हम डिफरेंट न्यूमेरिकल अपर्चर Na जो है इसकी वैल्यू अगर हम डिफरेंट कर दें और इसको ऐड कर देते हैं तो यहां से पता लग रहा है इस रिलेशन से कि TIR की कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन उसके लिए हमारे पास IM जो होगा उसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा, लेसर होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, एंगल कैसा भी हो। तो मिनिमम के लिए कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मिनिमम के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करता है Na2 और Na2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब है कि Na2 को हम अपर्चर ले सकते हैं पूरे कॉम्बिनेशन का। तो इस तरह से न्यूमेरिकल अपर्चर इसका इनमें से कोई ना होकर के ये हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से यहां पर आओ एक्सप्लेन कर देते हैं इस फिगर में। यहां से देखो कहा गया है कि Na की वैल्यू ज्यादा है, Na2 की वैल्यू कम है। Na1 की वैल्यू ज्यादा है, Na2 की वैल्यू कम है। तो उसके रिस्पेक्ट में हमने कहा कि जो IM निकल के आएगा फर्स्ट केस का वो बड़ा होगा IM के सेकंड केस के। इसका मतलब है फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में TIR की कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, TIR हो रहा है, लेकिन जो एंगल बन रहा है, ये जो IM एंगल बन रहा है ये IM पर तो बन रहा है, उससे कम वैल्यू पर भी बन रहा, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है क्या, जो इफेक्टिव अपर्चर होने वाला है न्यूमेरिकल अपर्चर वो Na2 ही रहेगा, कॉम्बिनेशन से बदलेगा नहीं। तो सिस्टम पूरे कंबाइंड सिस्टम का न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होने वाला है, Na2 ही रहेगा जैसे पहले, ठीक। यहां पर आओ देखो इसका फिगर यहां पर दिया गया है, पहले यहां दिया गया इसका फिगर एक बार देख लो, पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि राइट एंगल्ड प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, प्रिज्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर रखा गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। सही है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, कौन सा रिलेशन सही हो सकता, तो EF, EG, EH, EI सारे पाथ हैं। तो पहला पाथ डिस्कस करो। पहले पाथ में क्या है, E से F वाले पाथ में जाओ, यहां नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले पर देखो तो इस सरफेस पर लाइट जा रही है ऐसे, नॉर्मल बनेगा ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, बढ़ेगी नॉर्मल की तरफ, सीधे सीधे बोल दो कि जो μ2 होगा वो ज्यादा होगा μ1 से। बढ़िया। दूसरे वाले सरफेस पर जब पहुंचेगी तो इस तरह से लाइट जा रही है, इसको सीधे जाना चाहिए था, इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर की तरफ मुड़ी है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया है, तो μ3 यहां पर, μ2 यहां पर है, तो μ3 की वैल्यू छोटी हो जाएगी μ2 से। देखो है ऑप्शन, हाँ है, ये देखो बी वाला ऑप्शन मैच कर गया, तो ये वाला बी ऑप्शन इससे मैच कर जाएगा। उसके बाद में एक काम यहां सही कर लेना, यहां पर ये इक्वलिटी लगी हुई है, ये इक्वलिटी लगी हुई है। उसके बाद में क्या कहा है सेकंड ऑप्शन में कि EG वाले पाथ पर चलो, तो EG वाला पाथ कहां है, देखो ये है पाथ EG वाला, E से लगा करके G, तो यहां पर तो होना चाहिए रिफ्रैक्शन ना, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस तो यहां है नहीं, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमारे पास μ1, इसका μ2 दिया गया है और ये μ3 है। यहां पर कोई बेंडिंग नहीं हुई, इसका मतलब μ1 की वैल्यू μ2 के बराबर है सेकंड केस के लिए, ठीक है ऑप्शन में, हाँ है, जो भी सही किया वही ऑप्शन मैच कर गया, सही है। अब हमें बात करना है EH वाले पाथ पर, तो ऑप्शन लिखो अगला ऑप्शन हो जाएगा, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ऑप्शन, तीसरा है E से H वाले पाथ में। आओ E से H वाला पाथ देखो, यहां से यहां नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हुई है।
तो अगर हम इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहां पर लाइट आकर के इंसिडेंट होती, नॉर्मल यहां ड्रॉ करेंगे, इधर चला जाएगा। ये आई हमारे पास दिया गया 45, देखो कैसे, यहां पर ये 45 है ना, तो ये 90 बनेगा, ये 45, देखो बड़ा करके दिखा देते हैं ऐसा, यहां पर लाइट आ रही है, ये 45, ये 90, तो ये 45 बनेगा, और नॉर्मल लगाओगे तो यहां 45 बनेगा, तो यही तो आई है, तो 45 हो गया। और यहां पर बन जाएगा आर, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा μ1 sin 45 इज इक्वल टू में μ2 sin r। ठीक है, एक बात यहां से बताओ, यहां जो r बनने वाला है क्या वो 90 डिग्री है? नहीं है, तो 90 डिग्री नहीं है तो साइन, अगर हम r की न्यूमेरिकल वैल्यू देखें 90 पर 1 होती, 90 से छोटा, तो इसका मतलब लेस देन 1 रहेगी, तो ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि μ1 डिवाइडेड बाई μ2 जो बनेगा, और यहां पर μ2 बनेगा, ये हो जाएगा साइन r, और इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो यहां से μ1 की वैल्यू लेस देन आ जाएगी √2 इंटू में μ2 बन जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आओ ऑप्शन देखते हैं। इधर यहां पर पहला ऑप्शन लिखा है कि μ1 की वैल्यू √2 μ2 से ज्यादा है, यहां पर देखो लिखा है μ1 की वैल्यू √3 μ2 से कम है और ये इससे ज्यादा है। तो एक बात देखो यहां पर जो लिखा है अभी कि जो μ1 की वैल्यू है वो कम आएगी, एक मिनट, μ1 की जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी वो कम आएगी, और इन्होंने कहा है कि जो μ1 की वैल्यू कम आएगी, ठीक है, कम आएगी, μ3 से तो कम आएगी, और यहां पर देखो μ2 की वैल्यू μ3 से ज्यादा होनी चाहिए, तो μ2 की वैल्यू, यहां पर आओ देखो, μ2 की वैल्यू जब ये यहां पहुंचेगा तो अगर हम इस पर नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ करें तो इसको सीधे निकल जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हुई, तो μ2 और μ3 में रिलेशन क्या आया, तो μ2 और μ3 में रिलेशन आया कि μ2 हो गया ज्यादा और μ1 हो गया कम, क्योंकि डेंसर और रेयर मीडियम अलग अलग बनेंगे। ठीक है, और इसमें ये वाला ऑप्शन यहां से मैच कर रहा है, तो ये एक कटिंग प्लेन सरफेस को सेटिस्फाई करेगा, प्लेन वाली सरफेस को, जहां पर इस तरह से बेंड हो रहा, और ये प्रिज्म के अंदर को सेटिस्फाई कर रहा, इसका मतलब इसका ऑप्शन ये हो सकता है। तो बाकी का बचा हुआ इससे मिला दो, या ऑप्शन से चले जाओ, जैसे भी जाना चाहते हैं सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, लार्ज ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 8 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 5/3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, तो साइन सी की वैल्यू बोल दो यहां से, वो बन जाएगी 3/5, और साइन सी की वैल्यू जैसे ही 3/5 बनेगी तो यहां से आर की वैल्यू निकालना चाहो निकालोगे तो 6 सेंटीमीटर निकल के आएगी, क्योंकि आर का फार्मूला तो जानते हैं ना, h डिवाइडेड बाई में √2/μ² -1, रख के देखना चाहो देख लो, 8 सेंटीमीटर है, रख लो 8 हो गया, यहां पर बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाई में 9 -1, ये बन जाएगा 8 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई में 16 का भी बन जाएगा 4 4 2 3 2 6, खत्म। अगला क्वेश्चन दिया गया, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग ए कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस, तो कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, +10 लिख लो। ठीक है, इट्स ऑप्टिकल एक्सिस इज ऑब्जर्व टू मूव इतने टू इतने, ठीक है, यू इतने से इतने मूव कर गया, मूव फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, तो हम अगर यहां से वैल्यू लिख देते हैं, इतने से इतने की तरफ मूव करते हैं, ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग ए कॉन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलोंग इट्स ऑप्टिकल एक्सिस इज ऑब्जर्व टू मूव, हाँ ठीक है, तो V1 है, मान लेते हैं ये 25 डिवाइडेड बाई में 3 सेंटीमीटर, तो अगर हम यहां मीटर है तो ठीक है, ये भी मीटर है, मीटर लिख लो, मीटर है, तो यहां से यू निकालें तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, तो बन जाएगा ये देखो 3 डिवाइडेड बाई में 25 और प्लस 1/u कितना है पता नहीं, तो यहां से u1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और इसी तरह से यहां से u2 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास v2 दिया गया है, कितना है वो यहां पर दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। तो अगर हम यहां से सॉल्व कर लें, यहां से u2 मिल गया, u1 मिल गया, तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कैसे, यहां पर ये हो जाएगा u1 डिफरेंस u2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई में टाइम निकल आएगा, इनटू में इसको किस में बदलना है, 18 डिवाइडेड बाई में 5, क्यों, क्योंकि किलोमीटर हम पर सेकंड में चाहते हैं, किलोमीटर पर आवर में चाहते हैं, यही तो था, हाँ किलोमीटर पर आवर में चाहते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू तो मिल जाएगी, देखो यहां से मिल जाएगा हमें u1, दोबारा करोगे u2 मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस t से डिवाइड करके सॉल्व करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। आगे आओ, इस क्वेश्चन को भी खुद ही कर सकते हो, लेकिन फिर भी आओ देख लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री, ये 60 डिग्री पर आकर गिरती है ऑन अ फेस ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म, प्रिज्म मतलब ये 60 डिग्री हो गया प्रिज्म एंगल,
ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एंड इमर्जेस फ्रॉम द अपोजिट फेस मेकिंग एन एंगल थीटा n, ठीक है, विद द नॉर्मल। n की वैल्यू √3 दे रखी है, यहां पर जो n दिया गया दैट इज इक्वल टू √3। थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री एंड डी थीटा बाई डी एन, डी थीटा बाई डी एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, m है। तो वैल्यू ऑफ n क्या होगी ये बताना है। पहले सरफेस पर आओ, लगाओ स्नेल्स लॉ। तो 1 sin 60 इज इक्वल टू में यहां पर बनेगा √3 sin r बनेगा, ठीक है। इसे लिख सकते हैं √3 डिवाइडेड बाई में 2, यहां पर कुछ नहीं, ये बन जाएगा √3, यहां पर बनेगा sin r। तो r मतलब r1, r1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 30, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल हो गया, देखो ये इससे कट गया, ये कितना आ गया 30 डिग्री। ये भी तो 30 हो जाएगा फिर तो, क्योंकि ज्योमेट्री तो लागू होगी, 30 हो गया। अब हम दूसरी सरफेस पर चल के यही काम करें, चलो करते हैं। तो दूसरी सरफेस पर करेंगे तो लिखा जाएगा √3 इंटू में sin 30, तो 1/2 बन जाएगा, इज इक्वल टू में क्या कह रहे हैं, या ऐसे लिख देते हैं n sin 30 डिग्री इज इक्वल टू में यहां पर लिखा जा सकता है 1 sin थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इधर है जगह, नहीं है, तो इधर आओ देखते हैं। तो अगर इसे डिफरेंशिएट करें जो यहां पर दिया गया है, ये इस वाले में अगर वैल्यू रखना चाहे तो रखें, नहीं n से भी काम चला सकते हैं। जैसे यहां पर आओ देखो, यहां पर लिख सकते हैं 1 sin 60, तो यहां लिख सकते हैं sin 60 इज इक्वल टू में n sin r1 लिख सकते हैं, देखो हाँ लिख सकते हैं, या sin r लिख लो, सीधे सीधे sin r लिख लेते हैं, r1 को r लिख लेते हैं, r1 इज इक्वल टू r है हमारे पास। और दूसरी बार जब लगाएंगे तो लिखेंगे n sin a माइनस r, और ये किसके बराबर कर देंगे, sin थीटा के बराबर कर देंगे। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तो करो डिफरेंशिएट। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। चलो पहले को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो पहले को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू में जहां पर ये जो वैल्यू लिखी गई n को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से ये बन जाएगा n, और इसे लिख सकते हैं sin r, और ये बन जाएगा sin r, क्यों cos r बनेगा, n cos r बनेगा। देखो पहले को रोका, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस यहां पर साथ में, और इसे लिख देंगे dr बाई dt, और साथ में यहां बन जाएगा प्लस, तो प्लस लिख देंगे। अब क्या करना है, इसको रोक लेना है, तो sin r को रोकेंगे, sin r को रोकेंगे, और इसको हमने रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, या dn के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ऐसा बोल दो, dn के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें से हम निकालना चाहते हैं dr बाई dn की वैल्यू, बोलो क्या आएगी। तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस sin r डिवाइडेड बाई में n cos r बनेगा। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, dr बाई dn इज इक्वल टू माइनस 1 बाई n, यहां पर लिख सकते हैं tan r। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा dr बाई dn का। अब दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, तो दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, n है यहां पर, इसको डिफरेंशिएट करो तो मिल जाएगा sin का लिख देते हैं cos a माइनस r, और अगेन यहां पर -1 बनेगा, और इसको हम लिखेंगे dr बाई dn, ठीक है, प्लस इसको रोक लेना है, तो cos a माइनस r को रोक लेना है, इनटू में यहां पर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू में sin थीटा का बन जाएगा यहां पर cos थीटा d थीटा बाई dn बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर वैल्यू बाद में हम रख लेंगे, अभी चलो वैल्यू रखो। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, √3 है, cos a माइनस r, तो a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 60 डिग्री, माइनस ये बन जाएगा r, और r की वैल्यू कितनी है, तो 30 निकल के आई है, और ये -1 है। यहां पर dr बाई dn की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है -1 बाई n, और इसे लिखेंगे tan r मतलब tan 30 डिग्री, और प्लस में आ जाएगा यहां पर cos a माइनस r, तो यहां पर बन जाएगा 60 माइनस 30 डिग्री,
और इज इक्वल टू में कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे यहां से, तो थीटा की वैल्यू ये बन जाएगी, ये बनेगा √3, ये 2 तो 60 बनेगी ये, तो यहां पर लिख देते हैं 60 और ये बन जाएगा d थीटा बाई dn। ठीक है, उन्होंने इसको लिख रखा है m, तो यहां से सॉल्व करके m की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल के आ जाएगी 2। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली। आगे क्या है, कह रहे हैं कि मोनोक्रोमैटिक लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.6। ये है 1.6, बढ़िया है। इट एंटर्स स्टॉक ऑफ ग्लास लेयर्स फ्रॉम द बॉटम स्लाइड, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर यहां एंटर करती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ डिफरेंट लेयर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली का मतलब है एक साथ जैसा डिक्रीज कर रहे हैं, घट के बढ़ नहीं रहा है एक साइड में, मैथ में पढ़ते हैं ना मोनोटोनिसिटी। nm की वैल्यू n माइनस mn दे रखी हुई है, nm इज अ रिफ्रैक्टिव मीडियम, mth लेयर का है, ठीक है, सब कुछ दिया गया है। तो इसमें अगर m लेयर है तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 1.6 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू में n लिखेंगे तो n माइनस m लेयर है और यहां पर डेल्टा m हो जाएगा, और यहां पर साइन ये इमर्ज हो रही है इस तरह से, तो यहां पर साइन 90 लिख सकते हैं। अब यहां से वैल्यू रख के सॉल्व कर दो तो 1.6 बन जाएगा, ये आधा बनेगा। यहां पर n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 1.6 माइनस m नहीं पता, डेल्टा m की वैल्यू दे रखी है 0.1, एक मिनट, ये 0.1 हो जाएगी और इसको सॉल्व कर लेंगे तो m इज इक्वल टू यहां से 8 मिल जाएगा। ये भी हमारे पास क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन है, वही हो गया, इसको यहां से हटा दो चाहो तो, खत्म करो। अगला क्वेश्चन यहां से आ गया। क्वेश्चन में कहा क्या है, कह रहे हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फ्रॉम एयर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस 75 डिग्री का 75 डिग्री का एंगल बन रहा है, n नॉट की वैल्यू √3 है, द अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस कोटेड बाई अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एज शोन इन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर कोटेड प्रिज्म एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री 60 डिग्री है, वैल्यू ऑफ n कितनी होगी, तो यहां पर पहले लगाओ स्नेल्स लॉ, 1 साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं उस केस में, तो यहां से इधर की तरफ जा रही, यहां पर होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कुछ वो हल्का सा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा, तो उस केस में इस वैल्यू को हम c लिख लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा 1 साइन थीटा एन इज इक्वल टू में बन जाएगा √3 इंटू में साइन r मान लेते हैं ये, तो ये r हो गया। जैसे हम इसे r लिखेंगे तो साइन इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं 60 डिग्री, तो ये बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाई में 2, ये बन जाएगा √3, ये साइन r बन जाएगा, r इज इक्वल टू 30 डिग्री आएगा। तो ये हमारे पास 75 दिया है, 30 दिया गया है, तो ये हमारे पास कितना आएगा 45 डिग्री आ जाएगा। सही है, तो अगर ये 45 डिग्री आएगा तो हमें वैल्यू ऑफ n बतानी है, तो बता दो वैल्यू ऑफ n क्या लिख सकते हैं, साइन c, तो साइन c की वैल्यू 1/√2 है, एक मिनट, 1/√2 है, इज इक्वल टू में क्या लिखा जाता है म्यू रेयरर, तो म्यू रेयरर हमारे पास निकल के आएगा n, म्यू डेंसर कितना है ये √3 दिया गया, तो यहां से n इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2 का स्क्वायर रूट, और उन्होंने पूछा n स्क्वायर की वैल्यू तो 3/2 निकल के आएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ो देखो क्या लिखा है। कह रहे लार्ज स्क्वायर कंटेनर विद थिन ट्रांसपेरेंट वर्टिकल वॉल्स एंड फिल्ड विद वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया गया है। सही है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, is kept on a horizontal table, a student holds a thin straight wire vertically inside the water 12 सेंटीमीटर from one of its corner, ये 12 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है जो इसकी दो इमेजेस देखता है, तो इसकी दो इमेज कहां दिखेंगी, अगर इसकी एक इमेज देखा जाए तो इस वाली सरफेस से दिखेगी और एक इस वाली सरफेस से दिखेगी, तो कितनी बनेंगे, देखो ये यहां से यहां पर 12 है पूरा, तो ये बन जाएगा 12, देखो यहां दोबारा से इस कलर से देख लेते हैं, यहां से यहां, तो ये 12 है, तो ये बन जाएगा, देखो ये 12 डिवाइडेड बाई में √2 बनेगा, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल आ रहा है। और अगर हम इसमें अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट लगा दें कि ये कहां दिखेगा सरफेस से, तो वो दिख जाएगा 12 डिवाइडेड बाई में √2 और डिवाइडेड बाई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया गया 4/3, तो बन जाएगा 12 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई में 4 इंटू में √2, यहां से 4 3 9/√2 बनेगा। बढ़िया है,
तो टोटल कितना है 12/√2, दिख कितने पर रहा 9/√2, तो 9 3 और ये √2 बन जाएगा, तो 3/√2 बना। और जैसे ही 3/√2 बनेगा तो यहां से देखो ये वाले डिस्टेंस है ना, ये है हमारे पास O, ये O है, यहां पर इमेज बन रही I1, तो ये हमारे पास निकल के आया है 3/√2। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली डिस्टेंस तो आएगी 3/√2 इंटू 1/, बोलो इंटू में 1/, बन जाएगा यहां पर √2 बनेगा, तो ये बन जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 निकल के आ जाएगा। तो एक साइड का 1.5 आ गया, बिल्कुल कंफर्म है। हाँ, तो 3/√2 बनेगा यहां से, ठीक है, हाँ ठीक है, 9 9 3 12, ठीक है। तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी 3/2, 3/2 का मतलब ये 45 अभी भी रहेगा ना, तो 45 रहेगा, तो ये हाइपोटेनस है, तो सामने साइन बनेगा साइन 45 की वैल्यू होती 1/√2, तो ये बन जाएगा 3/2, ये आ गया। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है बिटवीन दीज इमेजेस सेपरेशन कितना होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इनके बीच का सेपरेशन देखा जाए तो 3/2 निकल के आया है, तो 3/2 एक साइड का, 3/2 एक साइड का, तो ये टोटल निकल के आना चाहिए 3 सेंटीमीटर आना चाहिए। लेकिन कब आना चाहिए, जब नॉर्मल इंसिडेंस बोला जाए, नॉर्मल इंसिडेंस बोला जाए, इंसिडेंस नॉर्मल इंसिडेंस अगर करते हैं तब ऐसा होगा, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कुछ, तो उसके बिहाफ पर हम ये बोलेंगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो इससे कम आएगी। बेसिकली होना तो चाहिए इसका आंसर 3, लेकिन इसका आंसर 2 दिया गया है, मतलब ये जेईई एडवांस के क्वेश्चन का बोनस क्वेश्चन था। बेसिकली इन्होंने स्पेसिफिकली बताया नहीं था कि इंसिडेंस कैसा हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। उसके बिहाफ पर नॉर्मल इंसिडेंस के केस में वैल्यू निकाले तो 3 आएगी। बोनस क्वेश्चन था आज की क्लास का, ठीक है। जेईई 2022 में, मतलब 2020 में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन तो बोनस ही हो गया। करेक्ट आंसर इसका 3 होगा अगर नॉर्मल इंसिडेंस करवाया जाए तो, ठीक है। बाकी कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई थी तो उसके बिहाफ पर हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने मिरर और रिफ्रैक्शन से बेसिकली रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको सॉल्व कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे करवाया जा सकता है, उनके फार्मूले कैसे होते हैं, कैसे डिराइव कर सकते हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास